ज्योतिष का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। हाँ, मेरा वास्तु से जुड़ा एक तो ये सवाल है ही, साथ में मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या हम वास्तु दोष का निवारण करने के बाद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम करोड़पति बन जाएंगे? क्योंकि मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि अगर हमने वास्तु दोष सही कर लिया तो भाई आप करोड़पति बन सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हमने एक सामान यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया? और जी देखिए, वास्तु के दो शाखाएं हैं, एक वास्तु, एक एस्ट्रो वास्तु। वास्तु जो कि कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग कार्य करती है, जिसमें 10 दिशाएं, 16 जोन्स और 45 देवता। अच्छा, 2 वास्तु होते हैं? देखिए, एक जो वास्तु है वो सार्वभौमिक है, सभी के जीवन में समान रूप से कार्य करता है। अच्छा। और सेकेंडली जो एस्ट्रो वास्तु है उसका प्रयोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, या फिर किसी व्यक्ति को, कोई बहुत बड़े लेवल का पॉलिटिशियन है या फिर बिजनेसमैन है, क्योंकि वहाँ पे करोड़ों रुपए का लेन देन है, वहाँ पे एस्ट्रो वास्तु की जरूरत पड़ती है। मतलब एस्ट्रो वास्तु और नॉर्मल वास्तु में क्या डिफरेंस क्या है? देखिए, एस्ट्रो वास्तु का जो है वो हमारी जन्म कुंडली के अनुसार जुड़ करके कार्य करता है। स्पेसिफिक, वो मतलब सिर्फ आपके जी लिए जी, जिस हिसाब से बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन जरूरी है, उसी हिसाब से किसी बड़े इवेंट को करने के लिए वास्तु में एस्ट्रो वास्तु की आवश्यकता पड़ती है। और इसमें जब हम किसी के घर या ऑफिस का जब वास्तु करते हैं तो इसमें 33 कोटि देवता, जिसमें 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार का वर्णन है। इसके साथ इसमें 12 असुर शामिल हैं। तो टोटल जो वास्तु पुरुष मंडल है इसमें 45 देवताओं का निवास स्थान माना गया है। किसी भी व्यक्ति के ऑफिस या घर का वास्तु करके हम उसे करोड़पति नहीं बना सकते, क्योंकि पैसे को कमाने के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो व्यक्ति की मेहनत, उसकी नॉलेज, स्मार्ट वर्क, उसकी इंटेलिजेंस कार्य करती है। लेकिन इसमें वास्तु का एक जो महत्वपूर्ण योगदान है, एक व्यक्ति मीन लगन का व्यक्ति है और उसका कपड़े से संबंधित व्यापार है, तो ऐसा व्यक्ति साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रेड कलर करता है, वहाँ पे एक अष्टलक्ष्मी का यंत्र स्थापित करता है। शुक्र ग्रह की जो महादशा है वो 20 वर्ष के लिए है और उस व्यक्ति की कुंडली में वृद्धि योग है। शुक्रवार का उसका जन्म का दिन है और षष्ठी तिथि उसका तिथि है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, उसका लगन, उसका नक्षत्र, उसका योग, उसका तिथि, भवकरण, ये सारी चीज़ें जुड़कर जब वास्तु के अकॉर्डिंग कार्य करती हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में प्रॉस्पेरिटी आती है। लेकिन सभी व्यक्ति अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, जहाँ पे अनिल देवता का निवास स्थान है और उनकी महादशा और उनके कुंडली के जो योग हैं वो डिफरेंट हैं, तो वहाँ पे उस व्यक्ति को रिजल्ट नहीं मिलता। जिस हिसाब से एस्ट्रोलॉजी काफ़ी एक डीप जो थिंकिंग के अकॉर्डिंग कार्य कर रही है, उसी हिसाब से वास्तु भी प्रोमिनेंट तरीके से जुड़ करके ही कार्य करेगी। कोई व्यक्ति जिसका लगन मिथुन लगन का व्यक्ति है और उसकी गुरु बृहस्पति की महादशा चली हुई है, वो व्यक्ति एक पॉलिटिशियन के तौर पर अपने फ्यूचर के लिए कार्य कर रहा है, तो उसके घर में जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन है वहाँ पर कोई भी दोष नहीं होना चाहिए, वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए उसकी पॉलिटिकल ग्रोथ के लिए। और गुरु बृहस्पति की जो महादशा है वो 16 वर्ष का टाइम पीरियड है, तो वो 16 वर्ष उसके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। अच्छा, तो क्या हर किसी के लिए गुरु बृहस्पति की जो महादशा होती है वो हर किसी के लिए अच्छी होती है, या जिसका गुरु नीच का हो उसको अच्छे फल नहीं मिलते? ऐसा भी मैंने सुना है। देखिए, कोई भी ग्रह नीच का या उच्च का नहीं होता। अच्छा। 9 के 9 ग्रह सभी के लिए शुभ होते हैं। हम किसी ग्रह की अलाइनमेंट के अनुसार जुड़ करके जब कार्य करते हैं, उसी के अनुसार एक व्यक्ति को जीवन में उसका रिजल्ट प्राप्त होता है। जितने भी व्यक्ति करोड़पति बनते हैं वो राहु की महादशा में, जितने भी व्यक्ति अरबपति बनते हैं वो शनि की महादशा में, और जितने भी व्यक्ति खरबपति
या टॉप लेवल के बिजनेसमैन पॉलिटिशियन बनते हैं वो केतु की महादशा में। लेकिन वर्तमान समय में इन तीनों ही ग्रहों के नाम पर लोगों को डराया जाता है। आप किसी भी बड़े से बड़े पॉलिटिशियन, चाहे वो अब्राहम लिंकन हो या नेल्सन मंडेला हो, आप जितने भी लोगों को देखेंगे वो केतु डोमिनेंट व्यक्ति हैं। उनके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा और एक समय के बाद उन्होंने काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त की। अच्छा, मेरा एक सवाल और है आपसे, ये मेरा पर्सनल सवाल है कि हमने काफ़ी वीडियोस देखा है, लोगों के मुंह से सुना है कि राहु और केतु जो होते हैं ये जिस घर में बैठते हैं ये आपको ये दर्शाते हैं कि पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें जो आपने पिछले जन्म में अधूरा छोड़ दिया था, या पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, कर्मा हैं जो आपको इस जन्म में करना है। ऐसा कुछ है कि राहु केतु के साथ कि जिस प्लैनेट में बैठे हैं पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन? या जी देखिए, इसमें एक नई विधि को सोशल मीडिया पे मैंने भी देखा है, उसे पास्ट रेग्रेशन थ्योरी के नाम से जानते हैं। और उसका कंसेप्ट है कि एक एस्ट्रोलॉजर जो कि आपके भूतकाल के बारे में प्रेडिक्शन करता है। ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है, मतलब जो पहली बार ये सुन रहा हो उसके लिए? देखिए, ज्योतिष के माध्यम से किसी के बीते हुए समय के बारे में बताना और उसी के अनुसार ज्योतिषीय उपाय को उसके व्यक्ति के जीवन में जोड़ना। जैसे कि अभी जनरली मैं आपसे कहूं कि आप काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हैं, आप स्मार्ट वर्क में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं, आप लोगों की मदद करना पसंद करते हैं, और ये जो सारी चीज़ें व्यक्तिगत तौर पे आपको प्राप्त हैं, इसका रीज़न है कि आज से लगभग 5 जन्म पहले आपका जो बर्थ है वो एक रानी के तौर पर किसी सम्राट के घर में हुआ। तो ये पास्ट रेग्रेशन थ्योरी है कि भाई मैं उससे आपके 5 वर्ष मतलब 5 जन्म पहले या फिर उससे भी ज़्यादा बैक में 500, 600, 1000 वर्ष पूर्व की चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूं। लेकिन पास्ट रेग्रेशन थ्योरी में एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि जैसे कि अभी आप मेरे लिए अननोन है, मैं भी आपके लिए परिचित हूँ। अगर आप मुझसे पूछें कि भाई मेरे दादाजी का क्या नाम है या फिर मेरी ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी से हुई है, मेरी परसेंटेज क्या है, तो वहाँ पे फिर मेरी पास्ट रेग्रेशन थ्योरी कार्य नहीं कर पाएगी। देखिए, ज्योतिष एक बहुत अच्छी विद्या है, लेकिन अगर उसका सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो उसी के अनुसार चीज़ें कार्य भी करती हैं। जी, और जैसे कुंडली में होता है कि काल सर्प दोष, पितृदोष, तो ये क्या होता है और ये किन ग्रहों के कॉम्बिनेशन से अगर हम अपने चार्ट में देखना चाहें तो ये कैसे देख सकते हैं, और ये होता क्या है काल सर्प दोष और पितृदोष? जी देखिए, पितृदोष ये हमारा देवगण, पितृगण, मानवगण, तो उनसे जुड़ी हुई ये एक भगवत गीता की श्रृंखला का अभिन्न अंग है। पितृदोष का जो इफेक्ट है, जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में मैरिज रिलेटिव प्रॉब्लम, चाइल्ड बर्थ इशू से रिलेटिव प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो वहाँ पर हम पितृदोष को काउंट करते हैं। काल सर्प दोष ये व्यक्ति की हेल्थ से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको इंडिकेट करता है। ज्योतिष में 12 राशियां हैं, 12 भाव हैं, और उसी के अनुसार प्रत्येक भाव से जुड़ करके काल सर्प दोष का निर्माण होता है। तो 12 प्रकार से काल सर्प दोष बनते हैं, और जो हमारे 12 ज्योतिष लिंग हैं वो सभी काल सर्प दोष की पूजा अर्चना और उनकी मंत्र विधि से संबंधित बहुत अच्छे ज्योतिषीय उपाय हैं। रामेश्वरम मेष राशि के इवेंट को प्रदर्शित करते हैं, सोमनाथ मंदिर वृषभ राशि के इवेंट को प्रदर्शित करते हैं, महाकालेश्वर उज्जैन मंदिर तुला राशि के इवेंट को प्रदर्शित करते हैं, केदारनाथ कुंभ राशि के इवेंट को प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो काल सर्प दोष और 12 द्वादश ज्योतिष लिंग हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं। ओके, और साथ ही साथ मैं न्यूमरोलॉजी में थोड़ा आना चाहूँगी। थोड़ा जैसे आपने राहु केतु पर बात किया, तो न्यूमरोलॉजी के राहु जो है वो 4 नंबर माने जाते हैं और 8 नंबर शनि के माने जाते हैं। तो ये 4 और 8 से लोग इतना डरते क्यों हैं? क्या है ऐसा 4-8 में? जी देखिए,
कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसकी कुंडली में राहु ना हो या शनि ना हो। बिल्कुल। ऐसा कोई चार्ट ही नहीं बना आज तक कि जिसकी कुंडली में राहु या शनि नहीं है। तो आप किसी से कहना कि आपके मोबाइल नंबर में 2 अंक, 4 अंक, 8 अंक होने से आपकी मैरिज लाइफ खराब हो जाएगी, आपका बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, ये सिर्फ लोगों को मिसगाइड करना और उनमें भय पैदा करना है। क्योंकि कोई भी व्यापार डर से ज़्यादा अच्छा फलीभूत होता है। 4 नंबर राहु व्यक्ति से अगर आप शादी करते हैं तो डिवोर्स की ज़्यादा संभावना है। 8 नंबर व्यक्ति को आप अपने व्यापार में जोड़ते हैं तो आपका प्रोफेशन फेल हो जाएगा। ये जो भी तर्क लोगों को दिए जा रहे हैं ये मतलब कि 1% भी राइट नहीं है। क्योंकि अगर न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं हम तो वर्तमान समय में कैलेंडर से न्यूमरोलॉजी को प्रेडिक्ट कर रहे हैं लोग, लेकिन ये हमारे वैदिक ज्योतिष सिस्टम का हिस्सा है। और प्राचीन समय में ये सारी चीज़ें तिथि से जुड़ी हुई थी। सूर्य दक्षिणायन है, उत्तरायण है, शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, प्रतिपदा तिथि, द्वितीय तिथि, तृतीय तिथि, चतुर्थी तिथि और पूर्णिमा तिथि तक ये एक हमारा पक्ष कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से प्रतिपदा से लेके अमावस्या का जो टाइम ड्यूरेशन है वो हमारा कृष्ण पक्ष में संपूर्ण होता है। और इसी के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति का जो व्यवहार है, जो नेचर है, जो उसकी एजुकेशन है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ है, उसका बिजनेस है, उसकी मैरिज लाइफ है, उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो जुड़ करके कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति का 4 नंबर बर्थ है सिर्फ उन्हीं की मैरिज लाइफ खराब है या उन्हीं के डिवोर्स होते हैं।